Hello everyone, welcome back to my YouTube channel The Study Point. In this video, we are going to discuss the structure of eukaryotic chromosome. इस वीडियो में हम यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे. So at first, in the introduction, we have the structure of chromosome. This is the structure of a metaphase chromosome of eukaryotes. So chromosome basically न्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं. मतलब ये न्यूक्लिक एसिड as well as प्रोटीन के बने होते हैं. And it is present in the nucleus of the eukaryotes. These carry genetic information in the form of genes. ये genes के form में genetic information को carry करते हैं. कौन? Chromosomes. They are composed of DNA. Chromosomes DNA के बने होते हैं, histone proteins के बने होते हैं और कुछ non-histone proteins के भी बने होते हैं. During cell division, chromatin condenses to form visible chromosomes, ensuring the accurate segregation of genetic material to daughter cells. So cell division के दौरान जो हमारा क्रोमैटिन है वो कंडेंस कर जाता है क्रोमोसोम के फॉर्म में ताकि जो जेनेटिक मटेरियल का सेग्रीगेशन है वो एक्यूरेटली हो सके. In a metaphase chromosome, the genetic material is organized into two sister chromatids joined by a centromere. So ये मेटाफेज क्रोमोसोम का ही स्ट्रक्चर गिवन है जिसमें एक ये सिस्टर क्रोमैटिड है, एक ये सिस्टर क्रोमैटिड है, and both the sister chromatids are joined by this central structure which is known as the centromere. Thus, chromosomes are the carriers of heredity and play a vital role in transmission of traits from one generation to the next. क्रोमोसोम्स हेरिडिटी में रोल प्ले करते हैं और ट्रेट्स के ट्रांसमिशन में हेल्पफुल होते हैं. ये ट्रेट्स को एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. नेक्स्ट वी हैव कंपोनेंट्स ऑफ अ मेटाफेज क्रोमोसोम के क्रोमोसोम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं. सो एट फर्स्ट वी हैव द सिस्टर क्रोमैटिड्स. दिस इज अ सेपरेट सिस्टर क्रोमैटिड. दिस इज अ सेपरेट सिस्टर क्रोमैटिड्स. सो क्रोमोसोम एट मेटाफेज कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स. सेकंड इज सेंट्रोमियर. सेंटर में एक स्ट्रक्चर जो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स को जॉइन करके रखता है दैट इज द सेंट्रोमियर. दिस सेंट्रोमियर इज आल्सो नोन एज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन. नेक्स्ट वी हैव काइनेटोकोर. फर्दर स्टेजेस ऑफ द सेल साइकिल में जब हमारे क्रोमैटिड्स अपोजिट पोल से अलाइन होते हैं, अटैच होने जाते हैं, सो दीज आर पुल्ड बाय सम स्पिंडल फाइबर्स और क्रोमोसोम्स को इस स्पिंडल फाइबर्स से अटैच करने का काम करती है ये काइनेटोकोर प्लेट. So this is kinetochore, these green structures. These are the site for spindle fiber attachment. Next is telomere. टीलोमेयर्स बिल्कुल लास्ट में क्रोमोसोम के बिल्कुल टिप पे पाया जाता है और इसमें टीलोमेरेज एंजाइम होता है जो क्रोमोसोम के डिग्रेडेशन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है और उसके डिग्रेडेशन में एक बैरियर का काम करता है. सो दिस इज टीलोमेयर्स प्रेजेंट एट द लास्ट में प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट वी हैव सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस जिसको एनओआर भी बोलते हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन. एंड दिस इज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो सेंटर में प्रेजेंट होता है और अगर कहीं और एक कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट है सेंटर से अलग सो दैट विल बी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन. सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो है इट इज द साइट फॉर आरएनए सिंथेसिस. नेक्स्ट वी हैव सैटेलाइट. ये सैटेलाइट है. सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस के जस्ट बियॉन्ड हमारे पास कुछ एक सेगमेंट देखने को मिलता है which is beyond the secondary constrictions and it is separated by a thin stalk. So this is satellite. And that's all. हमारे पास यही components present होते हैं एक मेटाफेज क्रोमोसोम में. So a metaphase chromosome consists of two identical sister chromatids which are joined by a centromere. एक centromere टीलोमेरेज से प्रोटेक्टेड रहता है, क्रोमोसोम टीलोमेयर से प्रोटेक्टेड रहता है एंड काइनेटोकोर जो है वो स्पिंडल फाइबर के अटैचमेंट का साइट होता है. सो दैट्स ऑल इन दिस स्लाइड. आगे देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमैटिन कि किस तरह एक सिंपल डीएनए जो हमारे पास हेलिक्स होता है वो किस तरह से क्रोमोसोम्स बनाता है.
So this is the double helix, DNA double helix. It is the genetic material in the form of double stranded DNA, जिसकी लेंथ कितनी होती है 2 नैनोमीटर इसकी लेंथ होती है. दिस इज DNA double helix. नेक्स्ट वी हैव न्यूक्लियोसोम. न्यूक्लियोसोम इस स्ट्रक्चर को हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं. इससे जब डीएनए रैप हो जाता है तो इस पूरे स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम बोला जाता है. न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन ऑक्टामर के साथ डीएनए भी प्रेजेंट होता है. सो इट इज 10 नैनोमीटर एंड इसको बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं. मान लीजिए ये एक स्ट्रिंग है और इसके ऊपर एक इंटरवल पे, एक रेगुलर इंटरवल पे बीड्स प्रेजेंट है. सो न्यूक्लियोसोम इज आल्सो कॉल्ड बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर. अगला हमारे पास क्रोमैटिन फाइबर प्रेजेंट होता है. जब यही न्यूक्लियोसोम फर्दर कंडेंसिंग शो करता है सो इसको क्रोमैटिन फाइबर बुलाने लगते हैं. दिस स्टेज इज आल्सो कॉल्ड सोलेनॉइड स्टेज एंड इसके जो डायमेंशंस है दैट इज 30 नैनोमीटर. सो दिस इज क्रोमैटिन फाइबर सोलेनॉइड. मॉडल के अकॉर्डिंग सोलेनॉइड शेप बोलते हैं. नेक्स्ट यही सोलेनॉइड फर्दर लूप्स बना लेते हैं और एक प्रोटीन स्कैफोल्ड से अटैच हो जाते हैं. दिस इज प्रोटीन स्कैफोल्ड ग्रीन कलर के और ये हमारे न्यूक्लियोसोम फर्दर कंडेंस होके लूप्स के फॉर्मेशन कर लेते हैं. इसके डायमेंशंस होते हैं 300 नैनोमीटर. नेक्स्ट वी हैव क्रोमैटिड. ये प्रोटीन्स के फोल्ड के साथ जो लूप स्ट्रक्चर है वो फर्दर कॉइलिंग शो करते हैं और एक क्रोमैटिड फॉर्म कर लेते हैं. क्रोमैटिड का डायमेंशन होता है 300 नैनोमीटर. इसी को हम सिस्टर क्रोमैटिड भी बोलते हैं, सिंगल सिस्टर क्रोमैटिड. और जब ऐसी दो क्रोमैटिड्स जुड़ जाती हैं और एक क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करती हैं, सो मेटाफेज में हमें इस तरह का क्रोमोसोम देखने को मिलेगा. ये जो क्रोमैटिड बनी थी, दिस इज वन सिस्टर क्रोमैटिड, this is second sister chromatid attached by a centromere and इनकी जो width है that is 1400 नैनोमीटर. तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह 2 नैनोमीटर का एक सिंगल डबल जो हमारे पास डीएनए डबल हेलिक्स है वो किस तरह एक क्रोमोसोम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है बाय मल्टीपल टाइम्स ऑफ फोल्डिंग, इंटेंस फोल्डिंग करके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर लेता है. सो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली जो आपके 2 मीटर का डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि एक छोटे से नैनोमीटर वाले रेडियस के न्यूक्लियस के अंदर कॉम्पैक्टली पैक हो जाता है. नेक्स्ट वी हैव ये जो न्यूक्लियोसोम हमने देखा जिसके अंदर एक ऑक्टामर होता है अलोंग विद डीएनए. इसकी क्या स्ट्रक्चर होता है और कौन कौन से ये हिस्टोन ऑक्टामर में प्रोटीन्स पाए जाते हैं. सो इसके बारे में हम देखते हैं. अ न्यूक्लियोसोम इज अ फंडामेंटल रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रोमैटिन. एक क्रोमैटिन की न्यूक्लियोसोम में फंडामेंटल क्रोमैटिन जो है, न्यूक्लियोसोम जो है फंडामेंटल एक रिपीटिंग यूनिट है क्रोमैटिन में. इट कंसिस्ट ऑफ डीएनए रैप अराउंड द हिस्टोन ऑक्टोमर. एक हिस्टोन ऑक्टोमर के अराउंड डीएनए रैप होता है फॉर्मिंग द बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर. हिस्टोन ऑक्टोमर की बात करें, दिस इज अ हिस्टोन ऑक्टोमर. इसमें 4 टाइप्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं. H2A, H2B, H3 and H4 हिस्टोन्स. H2A हिस्टोन, B3 and 4. सो ये डबल डबल पाए जाते हैं. 2 H2A होते हैं, 2 H2B, 2 H3 एंड 2 H4 होते हैं. फिर हमारे पास एक लिंकर डीएनए होता है. लिंकर डीएनए वो सेगमेंट है बिटवीन दो न्यूक्लियोसोम. दो न्यूक्लियोसोम के बीच का जो सेगमेंट है उसको लिंकर डीएनए बोलते हैं. और हमारे पास लिंकर हिस्टोन भी लिंकर डीएनए में प्रेजेंट होता है. लिंकर हिस्टोन का काम होता है ये डीएनए की न्यूक्लियोसोम में एंट्री और एग्जिट को रेगुलेट करता है, उसको स्टेबलाइज करने का काम करता है. सो क्या क्या कंपोनेंट्स है हमारे पास न्यूक्लियोसोम में. हमारे पास हिस्टोन ऑक्टामर प्रेजेंट होता है, लिंकर डीएनए प्रेजेंट होता है और हमारे पास H1 हिस्टोन लिंकर भी प्रेजेंट होता है. दिस इज H1. हम यहाँ देख सकते हैं न्यूक्लियोसोम, ये लिंकर डीएनए, ये डीएनए जो रैप्ड है इस न्यूक्लियोसोम से. दिस इज लिंकर हिस्टोन जो H1 बोलते हैं. और इस तरह से ये एक बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बना लेता है. आगे पॉइंट्स की बात करते हैं, कुछ खास पॉइंट्स. 146 बेस पेयर का डीएनए रैप करता है एक हिस्टोन ऑक्टोमर के अराउंड जो कि अप्रोक्सीमेटली 1.65 टर्न्स लेता है इस हिस्टोन ऑक्टोमर के. सो अप्रोक्सीमेटली अगर 1.65 ना गिवन हो
2 टर्न्स भी अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं। फिर ये जो लिंकर डीएनए है, इसकी जो लेंथ है वो 20 से 80 बेस पेयर्स होती है। सो कितने बेस पेयर्स रैप करते हैं ऑक्टामर से? 146 बेस पेयर। और लिंकर डीएनए में कितने बेस पेयर्स पाए जाते हैं? 20 से 80 बेस पेयर्स। सो न्यूक्लियोसोम क्या होता है? हिस्टोन ऑक्टामर, जिसमें दो H2A, दो H2B, H3 एंड H4 पाए जाते हैं। अलोंग विद दैट 146 बेस पेयर का डीएनए रैप होता है, लिंकर डीएनए प्रेजेंट होता है और H1 हिस्टोन भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट। यस, अब इन हिस्टोन्स का क्या रोल है क्रोमोसोम की पैकेजिंग में? तो हिस्टोन्स की अगर बात करें, ये बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। बेसिक प्रोटीन्स लाइसिन और आर्जिनिन में रिच होते हैं। इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये बोथ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, इसी वजह से ये इंटरैक्ट कर पाते हैं। दो तरह के हिस्टोन्स प्रेजेंट प्रेजेंट होते हैं, एक ऑक्टामर में जो कि कोर हिस्टोन्स है, H2A, H2B, H3, H4, और एक लिंकर हिस्टोन पाया जाता है, दैट इज H1। हिस्टोन्स का काम क्या है? सो की फंक्शंस ऑफ हिस्टोन, हिस्टोन्स जो है डीएनए को कॉम्पैक्ट करके न्यूक्लियस में फिट करा देते हैं। ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं क्रोमैटिन को, जीन रेगुलेशन को रेगुलेट करते हैं, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन भी कराते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन और रिपेयर में इनका काम होता है, और सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स में भी ये यूजफुल होते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हिस्टोन मॉडिफिकेशन के। सो पहला है एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन एंड यूबिक्विटिनेशन। सो एसिटाइलेशन का एक एग्जांपल गिवन है। AC refers to acetylation। H3 मतलब H3 हिस्टोन पे एसिटाइलेशन हो रहा है। K हमारा लाइसीन अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नाइन्थ रेजिड्यू जो है वो 9 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सो लाइसीन का नाइन्थ रेजिड्यू जो H3 पर प्रेजेंट है, वहां पर क्या हुआ है? एसिटाइलेशन। सो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करा जाता है। इसी तरह मिथाइलेशन की अगर बात करें, तो H3 वही कि H3 हिस्टोन पर मिथाइलेशन हो रहा है। किस पोजीशन पर हो रहा है? फोर्थ लाइसीन रेजिड्यू पर। K is lysine and fourth is the position of the lysine, and 3 times मिथाइलेशन हो रहा है, so Me3। फॉस्फोराइलेशन भी एक तरह का मॉडिफिकेशन है, यूबिक्विटिनेशन भी एक तरह का मॉडिफिकेशन है। इस तरह की मॉडिफिकेशन क्रोमैटिन की स्ट्रक्चर को और जीन एक्टिविटी को अफेक्ट करती है। सो ये वही फिर से गिवन है। हिस्टोन्स, बेसिक हिस्टोन्स जो ऑक्टामर बनाते हैं, ऑक्टामर से न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन होता है, क्रोमैटिन फाइबर बनता है न्यूक्लियोसोम्स की, फर्दर कॉइलिंग से क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन होता है, फिर डीएनए के पास क्रोमैटिड फॉर्मेशन होता है, और दोनों क्रोमैटिड आपस में जुड़ के सेंट्रोमियर के थ्रू एक क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं। सो इस स्लाइड में इतना ही। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन क्या होता है। तो ये जो क्रोमैटिन हमारे पास बना, ये दो तरह का होता है, एक यूक्रोमैटिन और एक हेट्रोक्रोमैटिन। सो यूक्रोमैटिन, यू मतलब ट्रू क्रोमैटिन और हेट्रो मतलब अलग सा क्रोमैटिन। सो इस डायग्राम में लेबलिंग थोड़ी गलत है। यूक्रोमैटिन जो कि आपको यहाँ पे पेरीफेरी पे दिखाया हुआ है, ये पेरीफेरी वाला नहीं है, बल्कि ये ग्रीन वाला सेंटर वाला है। और हेट्रोक्रोमैटिन जो सेंटर में लेबलिंग करता शो कर रहा है, ये ग्रीन नहीं बल्कि ये पर्पल वाला हेट्रोक्रोमैटिन है। सो ये लेबलिंग आप सही कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। दिस इज न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोलस है और हमारा ये न्यूक्लियस है। सो एक न्यूक्लियस में जो क्रोमैटिन आपको लूजली पैक्ड दिखे, लेस कंडेंस्ड दिखे, वो यूक्रोमैटिन है। देखिए यूक्रोमैटिन किस तरह लेस कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, और जो डेंसली कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, इस तरह से पर्पल जो ये हेट्रोक्रोमैटिन है, इसको हेट्रोक्रोमैटिन बोलते हैं। स्टेनिंग की अगर बात करें किसी पर्टिकुलर डाई से, सो यूक्रोमैटिन बहुत लाइटली स्टेन्ड होता है, क्योंकि वो डाई को इतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, लूजली पैक्ड है, तो स्टेन्स इतना प्रॉपरली नहीं दिखते हैं। जबकि हेट्रोक्रोमैटिन बहुत ज्यादा डेंसली पैक्ड है, और उसकी कोर तक डाई चली जाती है, इसीलिए डार्कली स्टेन्ड दिखता है। जीन कंटेंट की बात करें, तो यूक्रोमैटिन काफी ज्यादा जीन्स में रिच होता है। हेट्रोक्रोमैटिन जीन पुअर रीजन्स होते हैं, मोस्टली रिपीटेटिव डीएनए बनाते हैं। ट्रांसक्रिप्शनली उसकी एक्टिविटी की बात करें, तो यूक्रोमैटिन हमारे पास ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, और हेट्रोक्रोमैटिन इनएक्टिव होता है।
रेप्लिकेशन टाइमिंग, यूक्रोमैटिन ड्यूरिंग एस फेज रेप्लिकेट करता है, हेट्रोक्रोमैटिन लेट एस फेज के दौरान रेप्लिकेट करता है। न्यूक्लियस में इनकी लोकेशन की बात करें तो यूक्रोमैटिन सेंट्रल पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस में पाया जाता है, जबकि हेट्रोक्रोमैटिन जो है पेरीफेरी पर पाया जाता है। इट इज प्रेजेंट एट द न्यूक्लियर पेरीफेरी एंड अराउंड द न्यूक्लियोलस के अराउंड। फंक्शन, यूक्रोमैटिन काफी सारे जीन एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करता है, सेल्यूलर फंक्शंस में हेल्प करता है, जबकि हेट्रोक्रोमैटिन स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्रोमोसोम की इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है और जीन एक्सप्रेशन में भी कुछ रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल यूक्रोमैटिन का हमारे पास है, जितने भी एक्टिवली ट्रांसक्राइब जीन्स होते हैं, हाउसकीपिंग जीन्स होते हैं, वो सब यूक्रोमैटिन का पार्ट है। और हेट्रोक्रोमैटिन में हमारे पास सेंट्रोमियर, टीलोमियर, रिपीटेटिव डीएनए, कुछ इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम्स भी आ जाते हैं। अगर हम समरी की बात करें, इस तरह आप पहले यहाँ पे देखिए कि यूक्रोमैटिन किस तरह एक न्यूक्लियोसोम और लिंकर डीएनए से अटैच्ड एक लूजली फॉर्म्ड जो है पैक्ड न्यूक्लियोसोम है, ओपन स्ट्रक्चर है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। हेट्रोक्रोमैटिन काफी डेंसली टाइटली पैक्ड होता है, क्लोज स्ट्रक्चर होता है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। यूक्रोमैटिन इज लेस कंडेंस्ड, जीन रिच एंड ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। हेट्रोक्रोमैटिन हाईली कंडेंस्ड होता है, जीन पुअर होता है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। Both are essential for proper regulation of the genetic activities and chromosome stability. सेल डिवीजन के दौरान दोनों यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन कंडेंस करके विजिबल क्रोमोसोम्स बनाते हैं। दैट्स ऑल। इस वीडियो में हमने क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को पढ़ा, कंपोनेंट्स को पढ़ा, एक क्रोमोसोम्स के क्या-क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से वो कॉइलिंग शो करता है, सोलेनॉइड बनाता है, क्रोमैटिड बनाता है, फिर फाइनली क्रोमोसोम बनाता है। न्यूक्लियोसोम को हमने देखा, ऑक्टोमर क्या होता है, लिंकर डीएनए क्या होता है, H1 प्रोटीन क्या होता है, कितने टर्न्स लेता है, कितने बेस पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, कितने लिंकर डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, ये हमने स्टडी किया। फिर हमने हिस्टोन्स के नेचर को स्टडी किया, वो बेसिक होते हैं, कौन कौन से हिस्टोन, कोर हिस्टोन्स होते हैं, लिंकर हिस्टोन होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, मोडिफिकेशन कौन कौन सी होती है, ये देखा। एंड फिर फाइनली हमने यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन के डिफरेंसेस को समझा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो विल कम अप विद सम another interesting zoology and biology topic. So thank you for watching this video.